नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जतिन। दोस्तों, इसमें हम जानेंगे कि हम हिंदी पद्य की पाठ योजना कैसे बनाते हैं, इसकी निर्माण प्रक्रिया क्या होती है और इसमें कौन कौन से स्टेप या सोपान प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में या इस पाठ योजना में जो सोपान है, जो स्टेप है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी सोपानों को ध्यान से सुने और वीडियो के एंड तक देखें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी हिंदी की पाठ्य योजना बनाने से पहले या किसी प्रकार की पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले जो कुछ मुख्य बातें होती हैं जिन्हें सामान्य प्रविष्टियां कहा जाता है, जिसे हम ब्लैक बोर्ड पर भी लिखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा विद्यालय का नाम, जहाँ पर भी हम पढ़ा रहे हैं, या समूह संख्या है। उसके बाद कक्षा क्या है, उसका वर्ग, दिनांक क्या है और दिन कौन सा है, विषय कौन सा पढ़ा रहे हैं, हिंदी पद्य, कालांश यानी आपका जो टाइम पीरियड है क्लास का वो कौन सा है, प्रकरण कौन सा है कि कौन सा विषय आप आज टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया बच्चे काम पर जा रहे हैं। उसके बाद अवधि क्या है, क्लास की टाइमिंग क्या है, छात्र अध्यापक है, छात्र अध्यापिका अपना नाम लिखेंगे और रोल नंबर। दोस्तों, हिंदी पद्य की पाठ्य योजना बनाने में सबसे पहला जो सोपान होता है वो है सामान्य उद्देश्य का। सामान्य उद्देश्य में जो हमारे उद्देश्य होते हैं कि हम इस पद्य के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से जो छात्रों में कौन कौन सी चीज़ों का विकास करेंगे या छात्रों को इस कविता के पढ़ने के बाद किन चीज़ों का ज्ञान होगा या बोध होगा। जैसे इसमें छात्रों में लय, ताल, यति, गति, छंद व भाव के अनुसार काव्य पाठ करने की क्षमता विकास करना, छात्रों में कविता के भाव और रसास्वादन की क्षमता का विकास करना, छात्रों में कविता के अर्थ और भावों को ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना, छात्रों में व्यक्तित्व के मानसिक भावात्मक पक्ष का विकास करना और छात्रों में काव्य सौंदर्य बोधक क्षमता का विकास करना। दोस्तों, सामान्य उद्देश्य के बाद आता है हमारा अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य को विशिष्ट उद्देश्य भी कहा जाता है। इसमें हम पाठ से संबंधित कि बच्चों को पाठ में से क्या ज्ञान होगा, उसमें से मुख्य रूप से 2-3 बातें ही लिखते हैं। जैसे जो हमारा प्रकरण है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इससे संबंधित ही वो होनी चाहिए। पहला इसमें जो पॉइंट लिया गया है वो है छात्र बच्चों के बचपन छिन जाने की पीड़ा को जान सकेंगे, छात्र कवि की काव्य भावना को महसूस कर सकेंगे, छात्रों में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति या जिज्ञासा भी जागृत हो सकेगी। उसके बाद है हमारा सहायक सामग्री। दोस्तों, इसमें जो भी हम टीचिंग एड्स या उन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो हमारे शिक्षण में सहायक होती हैं, उनका यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। जैसे सबसे मुख्य क्या होता है, पाठ्य पुस्तक, लपेट श्यामपट या श्याम फलक, चौक, मार्जनी यानी डस्टर, संकेतिका यानी छड़ी और प्रस्तुति साधन। प्रस्तुति साधन पीपीटी होता है, प्रेजेंटेशन जो हम बनाते हैं ऑनलाइन अगर हम पढ़ाते हैं। इसके साथ ही हम चार्ट भी प्रयोग कर सकते हैं और फ्लैश कार्ड इत्यादि भी। दोस्तों, सहायक सामग्री के बाद होता है हमारा सोपान पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में जिस कक्षा को हम और जिस विषय को अभी पढ़ा रहे हैं उससे पिछला ज्ञान बच्चों का क्या होगा, इसका हम अनुमान लगाकर यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारा प्रकरण है, इसी के साथ ही हम पूर्व ज्ञान क्या लिखेंगे कि छात्र गरीब व मजदूरी करने वाले बच्चों की स्थिति के विषय में सामान्य रूप से परिचित हैं। उसके बाद हमारा सोपान आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में दोस्तों बहुत ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं कि इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रश्न और कम से कम 3 प्रश्न यानी कि 3 से 5 प्रश्न ही लेने चाहिए और इन प्रश्नों का जो प्रारूप है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी जिगजैग फॉर्म में। जैसे कि जो पहला प्रश्न है उसका जो उत्तर आएगा उसी उत्तर के साथ ही, उसी शब्द के साथ ही हमारा दूसरा प्रश्न शुरू होगा और दूसरे प्रश्न के उत्तर आंसर के बाद तीसरा प्रश्न शुरू होगा। तीसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसी से ही चौथा प्रश्न हम बनाएंगे और जो भी हमारा अंतिम प्रश्न होगा वो समस्यात्मक होगा, यानी कठिन होगा, जिसका जो बच्चे हैं जवाब नहीं दे पाएंगे, अर्थात बच्चे मौन हो जाएंगे। और उसी के साथ हम अपना अगला सोपान यानी उद्देश्य कथन का प्रयोग करेंगे और उद्देश्य कथन कहेंगे कि बच्चों, आज हम कवि राजेश जोशी जी की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं को पढ़ेंगे और इसका भाव भी समझेंगे। दोस्तों, उसके बाद हमारा आता है प्रस्तुतिकरण का सोपान। इसमें जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिकाएं होती हैं वो बच्चों को पाठ्य पुस्तक खोलने का निर्देश देंगे। दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा आदर्श सस्वर वाचन का सोपान। इसमें जो छात्र अध्यापक होते हैं वो उचित आरोह अवरोह, छंद, लय, ताल और भाव के अनुसार पद्य का या कविता का सस्वर वाचन करेंगे, यानी गायन रूप में कविता को पढ़ेंगे। दोस्तों, उसके बाद आता है अनुकरण सस्वर वाचन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक 2 से 3 छात्रों को पाठ का या कविता का अनुकरण करने के लिए कहेंगे, यानी
उसको पढ़ने के लिए कहेंगे। इसको भी सस्वर वाचन कहा जाता है। दोस्तों उसके बाद आता है हमारा काठिन्य निवारण का सोपान। काठिन्य निवारण में जो छात्र अध्यापक होते हैं वो कविता में या पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ बताते हैं और इसी शब्दों के माध्यम से वाक्य प्रयोग विधि द्वारा कुछ शब्दों का अर्थ बताते हैं और वाक्य प्रयोग करवाते हैं। साथ ही इसमें हम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और विलोम शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिससे बच्चों को शब्दों का अर्थ आसानी से समझ आ सके। दोस्तों काठिन्य निवारण के बाद आता है हमारा भाव व्याख्या का सोपान। भाव व्याख्या के अंतर्गत जो छात्र अध्यापक होते हैं वो अपनी पद्यांश का या जो कविता ली है जितनी पंक्तियां हैं उनका भाव बताएंगे, उसका भावार्थ बताएंगे और उसकी सरल शब्दों में व्याख्या करेंगे। साथ ही इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है यह भी बताएंगे। दोस्तों उसके बाद हमारा आएगा भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न का सोपान। इसमें हम मुख्य रूप से 2 से 3 प्रश्न ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और ये जो सभी प्रश्न है जो अभी हमने कविता या पाठ पढ़ाया है उससे संबंधित होने चाहिए और बच्चों से इन प्रश्नों को पूछा जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि बच्चों को कितनी कविता समझ में आई है या किसने ध्यान से सुना है। दोस्तों इसके बाद आता है सात स्वर पाठ का सोपान। सात स्वर पाठ के अंतर्गत छात्र अध्यापक जो है कविता की अंतिम छाप छोड़ने के लिए भाव अनुकूल वाचन करते हैं, यानी कि जो छात्र अध्यापक है वो इसका दोबारा से वाचन करेंगे गायन विधि के द्वारा, जिससे कि जो छात्र हैं उनको ये कविता याद रहे और उनको अच्छी भी लगे ताकि वो इसको ज्यादा टाइम तक ध्यान रख सकें। दोस्तों उसके बाद आता है सौंदर्यात्मक अनुभूति प्रश्न का सोपान। इसमें भी हमें मुख्य रूप से 2 से 3 प्रश्न लेने चाहिए, जिसके अंतर्गत हम छंद, रस, अलंकार, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द आदि का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न बनाएं या फिर जो रचनात्मक दृष्टि से प्रश्न होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं खुद से उसका उत्तर देने का प्रयास करें और उनमें प्रश्नोत्तर विधि कौशल का विकास। दोस्तों उसके बाद आता है हमारा संवेद वाचन का सोपान। संवेद वाचन के सोपान के अंतर्गत छात्र अध्यापक कक्षा में काव्यमय वातावरण बनाने के लिए सभी बच्चों को एक साथ कविता पाठ करने का निर्देश देंगे। इसमें सभी छात्र जो है सस्वर वाचन करेंगे। उसके बाद हमारा अंतिम सोपान जो होता है वो है गृह कार्य का सोपान। गृह कार्य के सोपान के अंतर्गत हम छात्रों को 2 से 3 प्रश्न देंगे जो वो घर से करके लाएंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।